ये लोग बोट में किसी चीज को ढूंढते हुए एक घना जंगल एंटर होते हैं। आगे जाते समय बोट काबू में नहीं रहती और सीधा वाटरफॉल के अंदर गिर जाती है। किसी तरह सब अपनी जान बचा लेते हैं और एक फ्रेंड को कॉल करते हैं कि हम एक जगह फंस गए हैं। फ्रेंड मान जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचने से पहले कोई उसे पानी के अंदर खींच कर ले जाता है। ये लोग आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह पहुंचते हैं जहाँ उन्हें वही चीज दिखती है जिसे ढूंढने के लिए वो इस जंगल में आए थे। आगे जंगल में इनके साथ क्या होने वाला है ये जानने के लिए मूवी को अंत तक देखना पड़ेगा। मूवी के पहले सीन में घने जंगल में एक ट्राइबल ग्रुप टाइगर का शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उन्हें महसूस होता है कि कोई क्रीचर उनके आसपास घूम रहा है। उसी समय एक बड़ा स्नेक एक आदमी को पकड़कर खींच लेता है। इसके बाद सीन न्यूयॉर्क सिटी में शिफ्ट होता है जहाँ एक मेडिसिन कंपनी की मीटिंग चल रही होती है। कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में चल रही होती है। तभी वहाँ मौजूद गॉर्डन और उसका फ्रेंड जैक बताते हैं कि उन्होंने ब्लड ऑर्किड नाम का एक फ्लावर ढूंढ लिया है। इस फ्लावर में इंसान को बूढ़ा होने से रोकने और हमेशा यंग रखने की शक्ति होती है। ये लोग कहते हैं कि अगर वो इस फ्लावर को लाकर उसे मेडिसिन में बदल दे तो कंपनी स्काई रॉकेट होकर फेमस हो जाएगी और बहुत प्रॉफिट मिलेगा। ये सुनते ही दोनों को कंपनी से परमिशन मिल जाती है कि वो जाकर फ्लावर लाए। इसके बाद वो फ्लावर को ढूंढने के लिए इंडोनेशिया के बोर्नियो पहुंचते हैं। जैक और गॉर्डन के साथ गेल और सैम नाम की 2 साइंटिस्ट्स भी आती हैं, लेकिन वहाँ भारी बारिश होने की वजह से कोई भी बोट वाला उनके साथ जंगल में जाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उस समय जाना बहुत डेंजरस होता है। तभी उन्हें बिल नाम के एक बोट ओनर के बारे में पता चलता है जो पैसे मिले तो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। उसे ढूंढने के लिए ये लोग ट्रान नाम के एक आदमी के पास जाते हैं और वो इन्हें अपने बॉस बिल के पास ले जाता है। ये लोग बिल से कहते हैं कि हम तुम्हें $25,000 देंगे, तुम हमें जंगल के अंदर ले चलो। लेकिन बिल मना कर देता है और कहता है कि अगर मुझे तुम्हारे साथ जाना है तो $50,000 लगेंगे। इसके लिए कोई भी तैयार नहीं होता। तब बिल फिर कहता है कि और कोई बोट वाला आने वाला नहीं है, इसलिए तुम लोग मेरे पास ही आए हो। अगर मुझे साथ ले जाना है तो $50,000 देने पड़ेंगे। और कुछ करने जैसा नहीं होने से ये लोग भी मान जाते हैं। इसके बाद हमें बिल की बोट दिखाई जाती है जो बहुत पुरानी होती है। तभी कोल, बेन और 2 और लोग आकर टीम में शामिल हो जाते हैं। ये लोग कोई अलग लोग नहीं बल्कि जैक के स्टूडेंट्स होते हैं। फिर सब बोट में आकर सेटल्ड हो जाते हैं और जंगल की तरफ जर्नी शुरू करते हैं। जैक मैप में सलातन बेसिन नाम की एक जगह दिखाकर कहता है कि फ्लावर वहीं मिलेगा और हमें वहीं पहुंचना है। कंप्यूटर की मदद से वो लोग सलातन बेसिन तक जल्दी पहुंचने वाला रास्ता भी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि ब्लड ऑर्किड फ्लावर खिलने में सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। उसके बाद अगर फ्लावर चाहिए तो 7 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो फ्लावर 7 साल में एक बार खिलता है। गेल वॉशरूम चेक करने जाती है, लेकिन वहाँ बोट की कोई फैसिलिटी सही नहीं निकलती, इसलिए वो अपने रूम में लौट आती है। तभी रूम के कबर्ड से कुछ आवाज आने लगती है। गेल देखते ही समझ जाती है कि कबर्ड में एक मंकी है जो उस पर अटैक कर देता है। तभी पता चलता है कि उस मंकी का नाम कॉन्ग है और उसे बिल ने ही पाला है। इसके बाद ये लोग कंपनी से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से दूसरी तरफ की आवाज इन्हें सुनाई ही नहीं देती। बोट में धीरे धीरे समय बीतता है और शाम हो जाती है। गेल और सैम एक दूसरे से ठीक से इंट्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि पहले इनकी ठीक से पहचान नहीं हुई थी। सब लोग डिनर कर रहे होते हैं। तभी कॉन्ग आकर बनानास लेने की कोशिश करता है। बिल उसे डांट कर कहता है कि तूने खाना खा लिया है, अब मत खा। इससे कॉन्ग नाराज हो जाता है और बोट से निकलकर पेड़ पर लगे फलों को तोड़ने लगता है, लेकिन तब तक बोट आगे बढ़ चुकी होती है, इसलिए कॉन्ग बोट तक पहुंचने के लिए वापस आने लगता है। तभी एक बड़ा स्नेक उसे फॉलो करने लगता है। खुद को बचाने के लिए कॉन्ग भागता है और एक ट्री पर चढ़ जाता है। स्नेक ऊपर से अटैक करने ही वाला होता है, इसलिए कॉन्ग जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज बोट में बैठे लोगों को भी सुनाई देती है, लेकिन वो लोग इसे सामान्य जंगल की आवाज समझकर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अगले दिन बिल बहुत ढूंढता है, लेकिन कॉन्ग कहीं नहीं मिलता। उसी समय गेल फोन पर बात करते हुए फिसलकर पानी में गिर जाती है। गेल को ऊपर खींचने के लिए बिल एक पोल बढ़ाता है। तभी एक क्रोकोडाइल अटैक करने आता है। गेल को बचाने के लिए बिल भी पानी में कूद जाता है और उसे सुरक्षित ऊपर पहुंचा देता है, लेकिन खुद क्रोकोडाइल के हाथ लग जाता है। ट्रान क्रोकोडाइल पर शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन टारगेट नहीं लगता। तभी बिल और क्रोकोडाइल पानी के अंदर खींचे जाते हैं। थोड़ी देर बाद बिल पानी के ऊपर आता है और पता चलता है कि उसने क्रोकोडाइल को मार दिया है। दोनों बच जाते हैं, इसलिए सब खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी मरा हुआ क्रोकोडाइल अचानक किसी चीज द्वारा अंदर की ओर खींच लिया जाता है। इसके बाद सब गेल और बेन के बच जाने का जश्न मनाते हैं और बिल व ट्रान को धन्यवाद देते हैं। ये लोग ब्लड ऑर्किड फ्लावर के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक कॉन्ग पेड़ से गिरकर नीचे आता है। वो बहुत डरा हुआ होता है, क्योंकि पिछली रात वो किसी तरह उस स्नेक से बचकर भागा था। इसके बाद सैम और जैक गहराई से सोचने लगते हैं कि अगर वो फ्लावर लाकर मेडिसिन बना भी लें तो भी गवर्नमेंट इंसानों पर टेस्ट करने की परमिशन देगी या नहीं। यहाँ एक और बात सामने आती है। पहले जैक और सैम एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन अब दोनों के बीच दूरी आ चुकी है। दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी बिल आकर जैक को कैप्टन रूम में ले जाता है और बताता है कि बारिश बहुत तेज हो गई है और नदी का पानी बोट के ऑपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है। ऐसे में आगे जाना बहुत रिस्की है। जैक कहता है कि रिस्क कितना भी हो हमें फ्लावर तक पहुंचना ही होगा। इस पर बिल जवाब देता है कि अगर मुझे इतना बड़ा रिस्क लेना है तो $50,000 के साथ और $50,000 यानी कुल $1,00,000 देने होंगे। जैक को ये अमाउंट बहुत बड़ा लगता है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं होता। ब्लड ऑर्किड तक पहुंचना उसके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए वो मजबूरी में डील मान लेता है और ये डील बिल और जैक के अलावा किसी को भी पता नहीं होती। इसके बाद गेल गॉर्डन के पास आकर उससे बातचीत करने लगती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है। असल में दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे पसंद करने लगे हैं। रात बीत जाती है। अगली सुबह बिल उठकर कैप्टन रूम में आता है और देखता है कि नदी के बीच बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ गिरे पड़े हैं। उसी समय एक बड़ा पेड़ बोट से टकरा जाता है, जिससे स्टीयरिंग घुमाना मुश्किल हो जाता है। बाकी लोग भी जाग जाते हैं। स्टीयरिंग कंट्रोल न होने की वजह से बोट सीधा वाटरफॉल की तरफ बढ़ने लगती है। बिल कितनी भी कोशिश करता है पर बोट को दूसरी दिशा में नहीं मोड़ पाता। सब लोग बोट को कसकर पकड़ लेते हैं और अगले ही पल बोट नीचे वाटरफॉल में गिर जाती है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि किसी को भी ज्यादा चोट नहीं लगती। सब लोग मुश्किल से ऊपर आकर किनारे तक पहुंचते हैं। सैम पानी से निकल कर आती है। तभी पानी के अंदर एक बहुत बड़ा स्नेक दिखाई देता है, लेकिन किसी और का ध्यान उस पर नहीं जाता। अब सब इतने डर चुके होते हैं कि कोई भी फ्लावर तक जाने की बात नहीं करता। सबका एक ही विचार होता है, पहले चाहे जैसे भी हो घर वापस लौटना है। तभी बिल कहता है कि नागा माउंटेन नाम की एक जगह पर उसका फ्रेंड रहता है। अगर वो लोग नदी के किनारे किनारे चले तो वहाँ पहुँचने में 2 दिन लगेंगे, लेकिन अगर
अगर जंगल के रास्ते जाए तो सिर्फ एक दिन लगेगा। बड़े स्नेक के खतरे को देखते हुए भी उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता, इसलिए सभी लोग जंगल वाले रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल अपने फ्रेंड मैट को कॉल करता है और कहता है कि वो सब एक जगह फंसे हुए हैं, वो नागा माउंटेन जा रहे हैं और अगर मैट मदद कर दे तो उसे $5000 मिलेंगे। मैट तुरंत खुशी से मान जाता है। उसी समय हमें दिखाया जाता है कि बिल के पास एक बॉक्स में गन और एक सैटेलाइट फोन भी रखा है। इसके बाद ये सभी लोग जंगल के रास्ते नागा माउंटेन की तरफ चलना शुरू करते हैं। इससे पहले किसी को भी ऐसे घने जंगल में चलने का अनुभव नहीं था, इसलिए उन्हें बहुत मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी सब आगे बढ़ते रहते हैं। चलते समय सैम बिल से माफी मांगती है कि उसकी वजह से बोट खराब हो गई। बिल कहता है कि कोई बात नहीं, ये सब हो जाता है। उधर मैट अपनी बोट लेकर निकल चुका है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसकी बोट के आसपास कुछ घूम रहा है। इधर जंगल में ये लोग एक पानी से भरी जगह को पार कर रहे होते हैं। कॉन्ग इन्हें देखकर बहुत डर जाता है क्योंकि इस जगह पर एक बड़ा स्नेक घूम रहा होता है, लेकिन टीम को उसकी भनक तक नहीं लगती। उसी समय कोल को महसूस होता है कि उसके पैर के नीचे कुछ हिला है। उसे लगता है कि कोई फिश या कोई छोटा जंतु होगा, इसलिए वो आगे बढ़ता रहता है। लेकिन सबसे पीछे चल रहा बेन अचानक पानी के अंदर खींच लिया जाता है। सब लोग समझ नहीं पाते कि वो कहाँ गया। थोड़ी देर बाद बेन पानी से ऊपर आता है, लेकिन उसी पल वो विशाल स्नेक प्रकट होता है और उसे सीधे निगल जाता है। ये देखकर बाकी सब लोग बुरी तरह डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। सब भागते हुए रुकते हैं और कोल इतना डर जाता है कि नर्वस होकर कांपने लगता है, क्योंकि टीम में वो सबसे छोटा होता है। उसे शांत कराने की कोशिश की जाती है। तभी बिल सबको समझाता है कि वो स्नेक अनाका नाम की स्पीसीज का है। वो अभी बेन को खाकर पेट भर चुका है, इसलिए अभी हमारे पीछे नहीं आएगा। बिल ये भी बताता है कि एक अनाकोंडा जहाँ रहती है वहाँ दूसरी अनाकोंडा आमतौर पर नहीं रहती, इसलिए यहाँ आसपास और स्नेक्स मिलने की संभावना कम है। वो कहता है कि हमें अपना टाइम बर्बाद किए बिना जल्दी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन गेल अब ब्लड ऑर्किड ढूंढने के लिए तैयार नहीं होती। बेन की इतनी डरावनी मौत देखकर वो कहती है कि उसे बस किसी तरह घर पहुंचना है। जैक उसकी बात मानने से साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उसकी पूरी जिंदगी अब इस फ्लावर पर टिकी है, उन्हें वहाँ जाकर फ्लावर लाना ही होगा। बेन भी इसी मिशन के लिए मरा है, ये सब व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आखिर में सभी मजबूरी में जैक की बात मान लेते हैं और आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। तभी बिल आकर जैक से कहता है कि मैं अब तुम्हें आगे लेकर नहीं जा सकता, मैं बोट के पास वापस जा रहा हूँ, मैं तुम्हें और सबको घर पहुंचा दूंगा। लेकिन जैक फिर भी मना कर देता है और सैम से कहता है कि वो किसी भी हालत में फ्लावर तक जाएगा। चलते चलते बिल सैम को चेतावनी देता है कि आगे जाना बहुत ही डेंजरस है। वो कहता है कि उसने पहले भी जैक को समझाया था, लेकिन जैक ने उल्टा उसे फिर से $50,000 देकर आगे जाने के लिए मना लिया। तभी कोल की गर्दन पर एक बड़ा कीड़ा उसका खून पीता हुआ मिलता है। बिल उसे हटाता है और जब कोल की शर्ट उठाकर देखता है तो उसकी पीठ पर भी ऐसे कई कीड़े चिपके होते हैं। बिल उन्हें निकाल देता है। उधर गॉर्डन के जूते में ट्रैन को एक स्टोन स्पाइडर मिलता है। ट्रैन कहता है कि अगर ये स्पाइडर किसी को काट ले तो इंसान का शरीर पैरालिसिस में चला जाता है और उसकी जान को बड़ा खतरा हो सकता है। जहर बहुत तेज होता है। जैक उस स्पाइडर को एक बोतल में बंद कर लेता है, कहता है कि आगे किसी काम आ सकता है। इसी बीच मैट लगभग नागा माउंटेन पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी बोट के आसपास एक विशाल एनाकोंडा चक्कर लगा रही है। घबराकर वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन एनाकोंडा उसे मार देती है। मैट की बोट तेजी से बहकर एक चट्टान से टकराती है और जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। जंगल में चल रहे बाकी लोग उस एक्सप्लोजन को देखते हैं और जब वहाँ पहुँचते हैं तो मैट की बोट पूरी तरह नष्ट मिलती है। मैट खुद कहीं भी दिखाई नहीं देता। उन्हें समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हुआ होगा। सब निराश हो जाते हैं और ऊपर से अब उनके सभी फोन्स की बैटरी भी खत्म हो चुकी होती है, इसलिए वो बोट के टूटे हिस्सों में कुछ काम की चीजें ढूंढने लगते हैं। उधर मैट का गन और सैटेलाइट फोन वाला बॉक्स चट्टान के नीचे गिरा हुआ दिखाया जाता है, लेकिन टीम में से किसी की नजर उस पर नहीं पड़ती। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक अजीब सा कटा हुआ फिश मिलता है। जैक पूछता है कि ये क्या है। तब ट्रान बताता है कि इस जंगल में लोपाक्स नाम की एक ट्राइबल जाति रहती है। अगर हम उनके क्षेत्र तक पहुंच जाएं तो शायद वहाँ बोट मिल जाए। बोट मिल गई तो हम सिटी वापस जा सकते हैं। इसलिए सब लोग लोपाक्स को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर और आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें एक जगह मैट की डेड बॉडी मिलती है। एनाकोंडा ने उसे खाया था, लेकिन उसे पचा नहीं सकी, इसलिए उसे उलटकर वहीं छोड़ दिया और चली गई। अब टीम को पूरी तरह पक्का हो जाता है कि इस इलाके में एक और बेहद बड़ी एनाकोंडा मौजूद है और वो अब भूखी भी है, क्योंकि उसने मैट को उलटकर फेंक दिया है। यानी अब वो किसी भी वक्त उन पर अटैक कर सकती है। इसलिए सब अपना सामान उठाकर तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाकर उन्हें लोपैक्स की बस्ती का इलाका मिलता है। वहाँ वो मानव खोपड़ियां और हड्डियां देखते हैं, जिससे सब डर जाते हैं। आगे एक और हैरान करने वाला दृश्य दिखता है। एक बहुत बड़ी मरी हुई एनाकोंडा जमीन पर पड़ी होती है और उसके पेट से एक इंसान की टांगें बाहर निकली होती हैं। ट्रान बताता है कि लोपैक्स लोग एनाकोंडास का शिकार करते हैं, लेकिन इस बार शिकार करते करते एनाकोंडा ने उनमें से एक को निगल लिया था। टीम बोट ढूंढने आगे बढ़ती है, लेकिन वहाँ उन्हें समझ आता है कि लोपैक्स लोग एनाकोंडा के डर से अपनी पूरी बस्ती छोड़कर भाग चुके हैं। अब उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है। बहुत हिम्मत जुटाकर खुद ही बोट तैयार करें और यहाँ से निकलें। यहीं से बोट बनाने के लिए सब लोग पास के पेड़ और बांस इकट्ठा करके काम शुरू कर देते हैं। उधर जैक को एक चट्टान पर ट्राइबल लोगों द्वारा बनाई गई ब्लड ऑर्किड की नक्काशी दिखाई देती है। इससे उसे यकीन हो जाता है कि वो सही रास्ते पर है। फ्लावर अब ज्यादा दूर नहीं है। इसी जगह उन्हें एक और शक होने लगता है। वो सोचते हैं कि एनाकोंडास आमतौर पर इतनी बड़ी नहीं होती, तो ये इतनी विशाल कैसे हो गई। जैक को समझ आता है कि शायद एनाकोंडास ने ब्लड ऑर्किड फ्लावर खा लिया होगा। वो बताता है कि एनाकोंडास जन्म से लेकर मरने तक लगातार बढ़ती रहती है। अगर उन्हें ब्लड ऑर्किड मिल गया हो तो उनकी लाइफ बहुत लंबी हो सकती है और वो लगातार बढ़ते बढ़ते आज इतनी भयंकर और विशाल बन गई होंगी। इससे टीम को एक बात बिल्कुल पक्की हो जाती है, ब्लड ऑर्किड सच में किसी भी जीव का जीवन बढ़ा सकती है। लेकिन गेल अब भी साफ मना कर देती है कि वो उस फ्लावर को ढूंढने के लिए आगे नहीं जाएगी। वो कहती है कि उसे अब सिर्फ घर लौटना है। इस बार उसके साथ गॉर्डन और कोल भी कहते हैं कि वो अब आगे नहीं जाएंगे, उन्हें बस किसी तरह घर पहुंचना है। जैक फिर भी समझाता है कि ब्लड ऑर्किड 7 साल में सिर्फ एक बार खिलती है। अगली बार आएंगे तो ये फ्लावर मिलेगा या नहीं कोई गारंटी नहीं। ये उनकी जिंदगी का एकमात्र मौका है। लेकिन सैम भी साफ कह देती है कि वो अब आगे नहीं जाएगी। वो सबको बताती है कि बिल ने खुद कहा था कि यहाँ डेंजर है। फिर भी जैक ने उसे जबरदस्ती $50,000 और दिए ताकि वो और आगे जाए। सैम कहती है यहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है ये फैसला सिर्फ तुम नहीं कर सकते। बाकी लोग भी जैक से यही कहते
कहते हैं कि वो उनकी तरफ से निर्णय नहीं ले सकता। इस दौरान सब बोट तैयार कर लेते हैं। बोट तैयार होने के बाद सैम बिल से बात करने की कोशिश करती है। बिल उसे बताता है कि वो पहले मिलिट्री में था, लेकिन कुछ रूल्स तोड़ने के कारण उसे बाहर कर दिया गया। तभी से वो बोट लेकर ऐसे काम करता है। बोट तैयार होने के बाद वे उसे पानी में उतार देते हैं। इधर पास की एक झोपड़ी में गॉर्डन आता है। गॉर्डन बैग्स चेक करते समय वही गन और सैटेलाइट फोन वाला बॉक्स पाता है, वही बॉक्स जो मैट की बोट से गिरा था। वो बॉक्स खोलकर सैटेलाइट फोन देखता है। तभी पीछे से जैक आ जाता है। अब साफ होता है कि मैट का वो बॉक्स जैक ही चुपके से उठाकर लाया था, लेकिन किसी को बताया नहीं। जैक कहता है कि अगर सबको सैटेलाइट फोन के बारे में पता चल जाता तो वो पुलिस को कॉल कर देते, और अगर पुलिस आ जाती तो इनमें से कोई भी ब्लड ऑर्किड ढूंढने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए उसने यह बात सबसे छुपाई। गॉर्डन जैसे ही फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, जैक तुरंत वही स्टोन स्पाइडर जिसे वो बॉटल में लेकर आया था गॉर्डन के हाथ पर लगाकर उसे कटवा देता है। स्टोन स्पाइडर के जहर से गॉर्डन के हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं और उसका शरीर धीरे धीरे पैरालिसिस होने लगता है। वो जमीन पर गिरकर तड़पता है, लेकिन जैक उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और शांत होकर बाहर चला जाता है। जैक के यूं बाहर निकलते ही सैम को शक हो जाता है। वो झोपड़ी में आकर देखती है तो गॉर्डन को एक जगह गिरा हुआ पाती है। उसके हाथ पर स्टोन स्पाइडर के जहर का काटने का निशान भी दिखता है। सैम डरकर गॉर्डन की मदद करने ही वाली होती है कि तभी उसके पीछे एक विशाल एनाकोंडा दबे पांव अंदर घुस चुकी होती है। सैम बाहर भागकर सबको बताती है कि जैक ने ही स्टोन स्पाइडर को गॉर्डन पर कटवाया है। उसी वक्त झोपड़ी के अंदर मौजूद विशाल एनाकोंडा गॉर्डन पर अटैक कर देती है। बाकी लोग दौड़ते हुए अंदर आते हैं, लेकिन तब तक एनाकोंडा उसे पूरा निगल चुकी होती है। जैक ये सब देखते ही आग लगा देता है और भागते भागते बोट तक पहुंचता है। टीम जब बाहर पहुंचती है तो बोट जा चुकी होती है, यानी अब बच निकलने का उनका आखिरी मौका भी निकल गया। अब सभी को पक्का पता चल जाता है कि जैक सबसे पहले ब्लड ऑर्किड तक पहुंचना चाहता है, इसलिए वो लोग मिलकर फैसला करते हैं कि हम जंगल के रास्ते शॉर्टकट से ब्लड ऑर्किड तक पहुंचेंगे, जैक से पहले बोट छीनेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। उधर जैक कंपनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल न मिलने से वो असफल रहता है। इधर टीम जंगल में आगे बढ़ती रहती है और अचानक उन्हें चारों तरफ स्नेक्स की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उन्हें समझ आता है कि एनाकोंडास अब उन्हें शिकार की तरह फॉलो कर रही हैं। ये समझते ही सब तेजी से भागने लगते हैं ताकि किसी तरह उन्हें चकमा देकर आगे बढ़ सके। भागते भागते सबका पैर फिसल जाता है और पूरी टीम एक गहरी गुफा के अंदर गिर जाती है। गुफा में भी चारों तरफ स्नेक्स की आवाजें गूंजने लगती हैं, इसलिए कोई ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता और सब आगे बढ़ते हैं। चलते समय कोल को अपने पीछे कुछ भागने की आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है, लेकिन तब तक बाकी लोग आगे निकल चुके होते हैं। उसे समझ नहीं आता कि सब किस दिशा में गए। वो सबकी आवाजें सुनकर उनका पीछा करना शुरू करता है, लेकिन एनाकोंडास का डर उसे और परेशान करता है। आगे उसे गुफा में इंसानों के कंकाल और हड्डियां दिखाई देती हैं, जिससे वो और घबरा जाता है। उसी समय ट्रान उसे ढूंढकर पकड़ लेता है और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनका पीछा एक एनाकोंडा भी कर रही होती है। थोड़ी दूर जाकर दोनों पानी से भरे एक हिस्से में पहुंचते हैं। ट्रान गलती से एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। वो ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाता। तभी एक विशाल एनाकोंडा पानी के अंदर से निकलकर ट्रान को पकड़ लेती है और उसे खा जाती है। इधर बाकी लोग किसी तरह रास्ता ढूंढकर गुफा से बाहर निकल आते हैं। बिल जब कोल को वापस ढूंढ कर लाता है, तब उसे पता चलता है कि ट्रान अब नहीं रहा। अब उनके पास कुछ करने का कोई तरीका नहीं बचता, इसलिए तीनों बिल, सैम और कोल गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद कोल भी बाहर की तरफ आता है, लेकिन उसके पीछे एक एनाकोंडा उसका पीछा करती हुई पहुंच जाती है। उसी पल एनाकोंडा बाहर निकलती है, बट सैम तुरंत उसके सिर पर वार करके उसका सिर काट देती है। इससे सबको थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन तभी एक और एनाकोंडा आकर कोल को पकड़ लेती है और उसे घसीटकर पेड़ पर ले जाती है। एनाकोंडा उसे खाने ही वाली होती है कि बिल चाकू से अटैक करके उस स्नेक को मार देता है। कोल बेहोश पड़ा होता है। कुछ समय बाद उसे होश आता है और सब बहुत खुश हो जाते हैं कि वो अभी भी जिंदा है। उधर जैक मैप के हिसाब से ब्लड ऑर्किड की जगह पर पहुंच चुका होता है, लेकिन फ्लावर की सही लोकेशन ढूंढते हुए उसे एक पुराना ब्रिज नजर आता है। ब्रिज के नीचे अनगिनत एनाकोंडास तैर रही होती है और ब्रिज के पार ही ब्लड ऑर्किड के फ्लावर्स चमकते दिखाई देते हैं। दूर से पीछा करते हुए पहुंची टीम सैम, बिल, कोल और गेल भी यह सब देख लेती है। वे लोग फैसला करते हैं कि पहले बोट तक पहुंचना चाहिए ताकि जैक से पहले भाग सके। उधर जैक को उनके चलने की आवाज सुनाई दे जाती है। टीम जैसे ही बोट पर पहुंचती है, उन्हें जैक के बैग में स्टोन स्पाइडर मिलता है, जिससे अब यह पक्का हो जाता है कि गॉर्डन को उसी ने जानबूझकर कटवाया था। तभी जैक भी आ पहुंचता है और गन पॉइंट पर सबको रोक लेता है। वो कहता है, बोट लेकर भागने की कोशिश मत करना। बहस बढ़ते बढ़ते लड़ाई बनने लगती है और बिल जैक पर अटैक करने के लिए नाइफ उठाता है, लेकिन जैक तुरंत उसे शूट कर देता है। बिल जमीन पर गिर जाता है। अब जैक सभी को गन पॉइंट पर ले जाकर ब्लड ऑर्किड वाले ब्रिज तक ले आता है। जब सब नीचे झांकते हैं तो ब्रिज के नीचे दर्जनों विशाल एनाकोंडास दिखाई देती है। एक छोटा सा भी मिसस्टेप सबकी मौत बना सकता है। जैक फिर एक रोप देता है और आदेश देता है कि गेल कोल की कमर पर रोप बांधे। साथ ही वो सैम को बैग देता है और कहता है, ब्रिज पार करो और मेरे लिए ब्लड ऑर्किड फ्लावर्स तोड़ कर लाओ। यहाँ से असली खतरा शुरू होता है। जैक उसे गन दिखाकर डराता है और चिल्लाकर कहता है, जाओ ब्लड ऑर्किड तोड़ कर लाओ। अब सैम के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। डरते डरते वो कमजोर ब्रिज पर चलना शुरू करती है। ब्रिज बहुत ही फ्रेजाइल होता है, फिर भी बड़ी मुश्किल से सैम एक एक ब्लड ऑर्किड फ्लावर तोड़कर बैग में भरती है और वापस लौटने लगती है। लेकिन ब्रिज किसी भी पल टूट सकता था। सैम का पैर फिसल जाता है और वह लगभग नीचे गिरने वाली होती है। किसी तरह खुद को संभालती है। जैक उसे धमकाता है कि बैग दे दो, नहीं तो वो गेल और कोल को मार देगा। मजबूरी में सैम बैग उसे दे देती है। उसी समय बिल अटैक करता है, जिससे बैग नीचे गिर जाता है। बिल की बांह घायल होने से वो ठीक से लड़ नहीं पाता और जैक उसे मारकर नीचे बैग लेने उतरता है। गेल और कोल इस बीच सैम को ऊपर खींचकर सुरक्षित कर लेते हैं। नीचे जैक जैसे ही बैग उठाता है, अंदर रखा स्टोन स्पाइडर उसे काट लेता है। बिल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जैक हिल भी नहीं पाता। जैक नीचे गिर जाता है और तुरंत ही एक एनाकोंडा आकर उसे पूरी तरह निगल जाती है और ब्रिज पर मौजूद सैम भी फिसलकर एनाकोंडास वाले हिस्से की तरफ गिरती है। जब वो जैक को निगलने में व्यस्त होते हैं, सैम बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़कर अपनी जान बचा लेती है। तभी एक एनाकोंडा उन पर अटैक करने आती है। सैम और बाकी लोग उसे इस तरह उकसाते हैं कि वो पेट्रोल टैंक को निगल ले। जैसे ही पेट्रोल उसके मुंह में जाता है, वे उस पर शूट कर देते हैं। स्नेक पीछे मौजूद दूसरे स्नेक्स के ढेर में गिरता है और जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट की वजह से मिट्टी और पत्थर टूटकर
फटकर नीचे गिरने लगते हैं और वहाँ मौजूद सारी एनाकोंडास दबकर मर जाती है। इससे सबको बहुत राहत मिलती है क्योंकि आखिरकार उनकी जान बच जाती है। इसके बाद ये चारों ओर मंकी कॉन्ग बोट की मदद से वापस सिटी की तरफ लौटने लगते हैं। ब्लड ऑर्किड वाला बैग मिट्टी और पत्थरों के गिरने में नीचे ही कहीं दब जाता है और बच नहीं पाता और इसी तरह मूवी भी यहीं समाप्त हो जाती है।